आप सभी का अमरीन पाठशाला में स्वागत है बच्चों। आज का हमारा जो विषय है अध्याय 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि सांस्कृतिक विकास का इसमें हम दृष्टिकोण देखेंगे जो 600 ईसा पूर्व से और लगभग जो है 600 ईस्वी तक, यानी कि 1200 सालों का जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है उसका अध्ययन हम जो है आज अध्याय 4 में करेंगे। बच्चों, ये पूरी सीरीज हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 का कक्षा 12 की जो है इतिहास में 3 बुकें हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 का हमारी सीरीज चल रही है। ये पार्ट 1 में 4 अध्याय हैं, ये चौथा अध्याय हम आज स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली कक्षाओं में को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ जो है देख सकते हैं, आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। तो लगभग जो है बच्चों जो है 64 दार्शनिक संप्रदाय थे जो अपने अपने हिसाब से अपने अपना दार्शनिक विचारधारा का फैलाव कर रहे थे भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतें और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। यानी कि जो इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण ग्रंथ। समझ रहे बच्चों? और जो हमारे जैसे इमारतें हैं, अभिलेख हैं और जो है मुद्रा है, सिक्के हैं, इनका बच्चों हम अभिलेख जो है इनका हम अध्ययन करेंगे। सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कंकड़ खेड़ा मारते हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों, एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण, यानी कि तोरण द्वार जो बाहर बाउंड्री में एंट्री के लिए होता है बच्चों, उसे तोरण द्वार कहते हैं। निरीक्षण क्या, ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाकों में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901, शाहजहां बेगम, आत्मकथा ताजुल इकबाल, तारीख भोपाल। ये भोपाल जो बच्चों मध्य प्रदेश की कैपिटल है, उसमें जो है भोपाल की नवाब थी बेगम शाहजहां बेगम 1868 से 1901 तक। 1876 में HD बारिस्टो ने इसका जो है अनुवाद किया है। तो उनकी एक किताब है बच्चों, उनकी आत्मकथा है ताजुल इकबाल तारीख। ये बच्चों ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी कि शाहजहां बेगम की जो है आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, इसका 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालयों में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसे ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से
बनाई प्राकृतिक कीर्तियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कीर्ति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर रह गई। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम इन प्राचीन स्थलों के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। जॉन मार्शल ने जो सांची पर अपना जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, ठीक है, वो समर्पित कर दिया सुल्तान जहां बेगम को। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि वह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इन स्तूपों पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे, बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। बच्चों, ये सांची का स्तूप है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये जो है ये साइड में जो है बच्चों देख रहे हो, ये यह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये ऊपर देखेंगे आप, देखो बच्चों, ये फिर ये ऊपर एक और है, ये इस पे जाने के लिए सीढ़ी है, मार्ग है, ठीक है। इसका एक तोरण द्वार देखो इधर है, एक ये देखो ये हो गया, और एक तोरण द्वार आपका देखो बच्चों इधर हो गया, एक ये है, 4 हैं इसके बच्चों, एक ये इस तरफ है और एक जो है इसके जो है पीछे की तरफ है। चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं में है। शाहजहां बेगम द्वारा किए गए वर्णन की तुलना चित्र 3 में कीजिए। इनमें आप क्या समानताएं और असमानताएं पाते हैं? आखिर इस इमारत का महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया? या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में जो है महावीर, बौद्ध, महात्मा बुद्ध, कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर बन रहे थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। अध्याय 2 और 3 में मनीषी इन बदलते हालातों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अग्नि से प्रार्थना हो रही है, इसे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे।
यज्ञ के उद्देश्य पूछी। तो यज्ञ के उद्देश्य क्या है बच्चों, जो भी मतलब जो है हम उसमें प्रार्थना में जो है मांगेंगे तो वही सभी उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है। यज्ञ परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, ये पूर्व वैदिक परंपरा है बच्चों। वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। इसमें जो है अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, सोम देवता है, इनकी स्तुति जो है अधिकतर किसमें, ऋग्वेद जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में संकलित हमारा ग्रंथ है, वेद है, इसमें इन देवताओं की स्थिति पर जोर दिया गया है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा क्या करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए प्रश्न, उपनिषदों यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चा और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन विषय के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं जो है कुटागारशालाओं यानी कि नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अनेक तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका से बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर, बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभावों पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति के बारे में है पहला श्लोक और दूसरा है सच्चा यज्ञ क्या होता है। मेरी यह आत्मा धान या यऊ या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। यह पवन जो बह रही है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष शायद बच्चों में भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4थी सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठ या ज्यादा वरिष्ठ सरमणों की एक सभा वैशाली यानी कि बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप है बुलाई और वहां पर उनकी शिक्षा का संकलन
किया गया। इन संग्रह को त्रिपीटक, त्रि मीन्स माना होता है तीन, पीटक मीन्स होती है टोकरी, यानी कि तीन टोकरियों में इन ग्रंथों को अलग अलग जो है रखा। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पीटक, पहला भाग विनय पीटक है। तो विनय यानी के नियम, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह, यानी कि जो लोग, जो बौद्ध भिक्षु संघ या जो है बौद्ध मठों में रहेंगे, तो उनके रहने का जो नियम है, कायदा है, वो जो है विनय पीटक में है। जो महात्मा बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं, ठीक है, उनकी शिक्षाएं जो हैं सुत पीटक में रखी गई हैं। दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पीटक में आए हैं। किसमें आए हैं? अभिधम्म पीटक में। हर पीटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश यानी कि द्वीप का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे गए। तो बच्चों, विनय पीटक में जो है, जो संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षु हैं, उनके नियमों का संग्रह है। बुद्ध की शिक्षाएं जो है सुत पीटक में है। और दर्शन से जुड़े जो विषय हैं, जो उनका दर्शन है, ये जो है अभिधम्म पीटक में है। हर पीटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे इलाकों में फैला, दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, तब फाशियन और स्वेन तसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की रुचि खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ लाए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थीं। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 12वीं शताब्दी। नियतिवाद और भौतिकवादी दो विचारधारा है। एक तो नियतिवाद है कि जो है, यहाँ सुत पीटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए। उन्होंने मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि यह इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्य को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागों के गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। हे अजीत के केस कामली नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से मिलकर बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस वाला अंश वायु में वापस मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवाद कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं सब कुछ पूर्व निर्धारित है। यानी कि नियतिवाद का मतलब क्या है कि जो जीवन है ये पहले से ही जो है पूर्व निर्धारित है।
ठीक है। ये द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे वाले हैं लोकायत परंपरा के, तो इन्हें बच्चों जो है भौतिकवादी कहा जाता था। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी मिलती है। कई लोगों को नियतिवादी या भौतिकवादी कहना उचित आपको लगता है? जब लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो अथवा किन्हीं वजह से बच ना पाई हो, तो ऐसी स्थिति में विचारों मान्यताओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में क्या समस्याएं सामने आती है? ठीक है बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो अपने क्लास के सहपाठी हैं उनको जो है शेयर करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।